राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम लोग चर्चा करेंगे SA2 एग्ज़ाम सत्र 2022-23। आपका कक्षा क्लास आपका रहेगा 7वीं कक्षा 7 क्लास। सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान साइंस। विषय क्या रहेगा? साइंस रहेगा। आपका एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 2 घंटा। और पेपर में जो आपको लिखित परीक्षा होगा उसका कुल अंक कितना रहेंगे? 50 नंबर के रहेंगे, 50 अंक रहेंगे। टोटल आपका 60 नंबर का होता है एग्ज़ाम, जिसमें 50 नंबर आपका लिखित हो गया और 10 नंबर क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्ट वर्क। 10 नंबर क्या रहता है आपका? प्रोजेक्ट वर्क। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके जो 50 नंबर के लिखित जो परीक्षा होगा वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस तरह का आने की संभावना है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न रहता है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के उत्तर पर 4 विकल्प दिए रहेंगे। उसमें से सबसे सही विकल्प चुनकर आपको सही आंसर लगाना है। इस प्रकार टिक लगाना है, जो आंसर सही रहेगा उस पर टिक लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? कौन वन उत्पाद नहीं है? तो आपका वन उत्पाद कौन नहीं है? केरोसिन नहीं है। देखिए यहाँ पे केरोसिन नहीं है, क्योंकि गोंद आपका पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, जंगल से प्राप्त होता है। प्लाईवुड जंगल से प्राप्त होता है। सील करने की ला भी कहाँ से प्राप्त होता है? जंगल से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उत्पाद नहीं है, उत्पाद नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन। तो केरोसिन पर इस प्रकार हम लोग टिक लगाएंगे, केरोसिन। दूसरे सवाल पर चलते हैं। कपड़े में हल्दी के दाग को जब साबुन से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए में लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग साबुन से हल्दी के दाग को धोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है आपका? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो सही आंसर है 7। सफ़ेद रंग, जो सफ़ेद प्रकाश का जो रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए आपका सही आंसर बी नंबर होगा 7। इस प्रकार आप टिक लगा दीजिएगा 7। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, पत्ती के द्वारा, फल के द्वारा। तो सही आंसर क्या होता है? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इनमें से क्या उष्मारोधी है? इनमें से क्या उष्मारोधी है? उष्मारोधी का अर्थ होता है जो उष्मा को रोकता है, उसमें उष्मा का कुचालक जो होता है। उष्मारोधी मतलब उष्मा का कुचालक, जिसमें उष्मा का प्रयोग मतलब उसका प्रसारण संचरण बहुत कम होता ही नहीं है। तो इनमें से उष्मारोधी कौन है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक। तो लोहा, सोना, चांदी में ये सब क्या है? उष्मा के सुचालक हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, प्लास्टिक। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर प्लास्टिक। इनमें से क्या उष्मारोधी है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, डी नंबर। अगला सवाल है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व होने पर, मैच्योर होने के बाद अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें? फल में, बीज में, स्त्री केसर में, पुंकेसर में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फल में। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? फल में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन, 7 नंबर का सवाल, इनमें से कौन विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है के सबसे चलेंगे। तो चलिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? विद्युत घंटी, गीजर, विद्युत हीटर, विद्युत आयरन। तो उसमें प्रभाव का नहीं है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत घंटी। क्या हो जाएगा? विद्युत घंटी उसमें प्रभाव का उदाहरण नहीं है, ये चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। विद्युत घंटी किसका उदाहरण है? चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। ये चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। कौन? विद्युत घंटी। बाकी गीजर, विद्युत हीटर और विद्युत आयरन किसका उदाहरण है? ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। तो यह नहीं पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विद्युत घंटी। नहीं पूछ रहा है, ये चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। कौन? विद्युत घंटी। अगले सवाल पे चलते हैं।
गर्म किए जाने पर वायु डैश, गर्म किए जाने पर वायु डैश क्या होता है, सिकुड़ती है, अपरिवर्तित रहती है, फैलती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, गर्म करने पर वायु हवा जो है वो फैलती है। वायु क्या करती है, हवा क्या होती है, फैलती है। गर्मी के दिनों में जिस टायर का हवा अधिक भरा रहता है वो फट जाता है, क्यों, क्योंकि गर्म होके हवा क्या होता है, फैलती है, तो उस टायर को नुकसान करता है और ब्लास्ट हो जाता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इसका 8 का सही आंसर सी हो जाएगा, फैलती है। अगला सवाल है गर्जन के साथ, 9 नंबर का सवाल जो है, गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब गर्जन के साथ भारी वर्षा हो रही है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, नहीं शब्द पर है तो इस पर ध्यान देना है, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो। दूसरा, पानी में रहना चाहिए। तीसरा है, किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लेना चाहिए। चौथा, घर की सारी खिड़कियों को खोल कर रखना चाहिए। तो क्या सही आंसर है, सही आंसर आपका है ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी की धातु बनी हो। हमें क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए क्या करना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है, इसको नहीं हटा देते हैं। क्वेश्चन बनेगा गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर होगा ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी की धातु बनी हो। जो भी छाता धातु का बना हो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। पानी में रहना चाहिए नहीं। किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लेना चाहिए नहीं। बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो तड़ित होता है वो बड़े पेड़ों में ही गिरता है। घर की सारी खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए नहीं। घर की सारी खिड़कियों को खोलकर नहीं रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। तो गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो। यही आपका सही आंसर है। बाकी पानी में रहना चाहिए गलत है, क्योंकि पानी में रहना नहीं चाहिए हम लोग को। किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसी में तड़ित गिरता है। तड़ित क्या होता है, ठेर आपका वज्रपात वहीं पे गिरता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है। तो उसका सही आंसर क्या है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड सही आंसर है। ये देखिए, आपने अभी तक हम लोग 1 से लेकर 10 तक के सवालों को सॉल्व किया जो ऑब्जेक्टिव थे, वस्तुनिष्ठ थे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सही आंसर पे क्या करना था, हम लोग को टिक लगाना था। इस प्रकार सही आंसर पे आपको हम लोग को क्या करना था, टिक लगाना था। इस तरह टिक लगा देना सही आंसर पे। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसका एक प्रश्न का सही आंसर देने पे आपको क्या मिलता है, 2 नंबर मिलता है। क्या मिलता है आपको, 2 नंबर मिलता है। हम लोग अब चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला सवाल है इसका 11 नंबर का, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका है 21 मार्च। 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 21 मार्च। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि 3 प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। 3 प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। तो सही आंसर आपका क्या है, लिटमस, हल्दी, अड़हुल की पंखुड़ियाँ। 3 प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। सही आंसर क्या है, लिटमस, हल्दी, अड़हुल की पंखुड़ियाँ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब से कितनी दूरी बनेगी। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। सवाल फिर समझ लीजिए, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए
तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही सवाल पूछता कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी, तब आंसर क्या होता आपका 20 सेंटीमीटर। तब आंसर क्या होता 20 सेंटीमीटर। यहाँ दर्पण से पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, इसलिए उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर पूछता सवाल में कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तब आंसर क्या हो जाता 20 सेंटीमीटर। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना वस्तु का दर्पण से होता है, समतल दर्पण में। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त खून होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त या खून होता है? तो सही आंसर क्या है आपका 5 लीटर। 5 लीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 लीटर होता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्या होगा यदि पटिकाणु नहीं होंगे, प्लेटलेट्स नहीं होंगे? तो क्या होगा हमारे शरीर में यदि रक्त में पटिकाणु नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। अगर शरीर कहीं पे कट जाता है, कट जाने पर खून का शरीर से बाहर निकलना बंद नहीं होगा। जो हम लोग का शरीर कटता है, कहीं से चोट लगता है, देखिएगा आप लोग को वो कुछ देर बाद वहाँ थक्का जम जाता है। उसका कारण क्या है? पटिकाणु के कारण थक्का जम जाता है। अगर खून नहीं जमेगा, अगर पटिकाणु नहीं रहेंगे तो खून नहीं जमेगा, तो क्या हो जाएगा? कट जाने पर खून का शरीर से बाहर निकलना बंद नहीं होगा और व्यक्ति मर जाएगा। जब शरीर से खून निकलना बंद नहीं होगा, सारा शरीर से खून निकल जाएगा, तो व्यक्ति बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या होगा यदि रक्त में पटिकाणु नहीं होंगे? तो क्या हो जाएगा? कट जाने पर खून का शरीर से बाहर निकलना बंद नहीं होगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। किसके पत्ते को पथरी हो जाने पर पीसकर पिलाया जाता है? किसके पत्ते को पथरी हो जाने पर पीसकर पिलाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? पत्तल चट्टा। सही आंसर क्या है? पत्तल चट्टा। इसको ब्रायोफाइलम भी कहते हैं, ब्रायोफाइलम भी कहते हैं, ब्रायोफाइलम। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। पत्तल चट्टा के पत्ते को अगर पीस के पीने से क्या होता है? आपका पथरी का जो बीमारी है वो दूर हो जाता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं 17 नंबर सवाल पे, जो आपका है 4 नंबर वाले सवाल। ये सब क्या है? 4 नंबर वाले। अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब सवाल को अच्छा से देखिएगा। सवाल है कि एक वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड। दो वस्तु है, एक का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का तापमान है 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। बताइए क्या ऊष्मा का प्रभाव होगा? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो उसकी दिशा क्या होगी? और ये प्रभाव कब तक होगा? ये प्रभाव कब तक होगा? ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं। एक वस्तु का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का तापमान क्या है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बताना है आपको क्या ऊष्मा का प्रभाव होगा। ऊष्मा मतलब हीट। अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो उसकी दिशा क्या होगी? यह प्रभाव कब तक होगा? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो ऊष्मा का प्रभाव होगा। क्या होगा? ऊष्मा का प्रभाव होगा। बी में ऊष्मा का हाँ ही आंसर है, तो नहीं का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ऊष्मा का प्रभाव होगा। ऊष्मा का प्रभाव होगा। किधर होगा? दिशा क्या होगा? दिशा होगा आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ओर। जो जिधर अधिक तापमान होगा, जिधर अधिक हीट होगा, वो किस तरफ जाएगा? जिधर कम हीट होगा। अधिक से कहाँ जाएगा? अधिक से जाएगा कम की ओर। अधिक तापमान, अधिक हीट से किधर जाएगा? कम की ओर। दिशा क्या रहेगा? अधिक से कम। तो यह अधिक कौन है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किधर होके जाएगा? 36 से आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। अब कब तक प्रवाह होगा? कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर नहीं हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का तापमान जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रभाव
अधिक से कम की ओर होता ही रहेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है? कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है? कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है? कायिक जो है आपका एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन क्या है? अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अलैंगिक जनन का उदाहरण है। उसके क्या लाभ हैं? पहला लाभ है को पौधे को कम समय में उगाया जा सकता है। जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? कम समय में उगाए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फूल और फल कम समय में आना शुरू हो जाएंगे। फूल और फल क्या हो जाएंगे? कम समय में ही आना आपका शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फूल और क्या हो जाएगा? फल कम समय में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नए पौधे जनक पौधों के ही प्रतिलिपि होते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जनक पौधे के ही प्रतिलिपि होते हैं। अगला सवाल है, अगला पॉइंट जो है फायदा है, उसका लाभ है, उसको देखते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली फल और फूल का उत्पादन होता है। अगर कायिक प्रवर्धन से क्या फायदा है? सबसे अच्छी फायदा यही है कि अच्छी क्वालिटी के हम लोग फल और फूल का उत्पादन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कटिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से। कटिंग एवं ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अच्छी गुणवत्ता वाले फल और फूल का उत्पादन करते हैं, जिसका ये कायिक प्रवर्धन के माध्यम से। ये 4 लाभ है, इसको हम लोग देखें। अगले हम लोग चलते हैं 5 नंबर वाला सवाल पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब लोग हम लोग चर्चा किसका करेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। इसका प्रत्येक प्रश्न कितने के रहेंगे? 5 अंक के रहेंगे। तो सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल है, पहला सवाल है इसमें 19 नंबर का, जो 5 नंबर वाला है। तरित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है। इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, झारखंड में तरित गिरना बहुत ज़्यादा अखबारों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे और आसपास में देखते होंगे। तो इससे बचना कैसे है उस पर हम लोग देखेंगे। तो इसके बचने के लिए सावधानी बरतना पड़ेगा, और सावधानी क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हमें निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? निम्न सावधानी बरतना चाहिए। पहला आपका रहेगा, किसी खाली स्थान या जंगल में किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े पेड़ के नीचे मतलब आपका जो बड़ा पेड़ होता है वहाँ पे तरित गिरता ही गिरता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बारिश के दिनों में ग्राउंड में खेलते हैं, और जैसे बारिश शुरू होता है वो क्या करते हैं? वो पेड़ के नीचे चले जाते हैं। उससे क्या होता है? कैजुअल्टी होती है। इसलिए कोशिश करना है कि बड़े पेड़ के नीचे नहीं रहना है बारिश के दिनों में। मतलब पेड़ के नीचे रहना ही नहीं है, सीधा कोशिश करना है कि सुरक्षित स्थान, पक्के मकान में पहुंचने का। उसके बाद क्या है? खाली ज़मीन पर लेटना नहीं है। खाली ज़मीन पर लेटना नहीं है। दूसरा नंबर पर क्या है? खाली ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए। तीसरा, आपको खुली खिड़की पास नहीं रहना चाहिए। जब बारिश हो रही है गर्जना के साथ, तरित के साथ, तो आपको क्या है? खुली खिड़की पास नहीं रहना चाहिए। खिड़की पास नहीं रहना चाहिए। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट पे। धातुओं से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जो धातु से बने वस्तु होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कि आपका लोहा से, ज़्यादातर खिड़की दरवाजे लोहे से बने होते हैं, तो उससे हम लोग को दूर रहना चाहिए। तो धातु से बने वस्तुओं से हम लोग क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करना देना चाहिए। घर के सारे खिड़की दरवाजे क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। और धातु की डंडी वाले छत का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो धातु के डंडी वाले छतें का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सावधानी हम लोग को बरतना है। कोशिश करना है कि सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना है बारिश होते ही। अगले सवाल पे चलते हैं। बीजों का प्रकीर्णन
बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाइए। बीजों का प्रसार मतलब एक बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे संचरण करते हैं, उसी बारे में चर्चा करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन निम्न तरीके से होता है, निम्न तरीके से होता है। पहला किससे होता है? हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। पहला किससे होता है? हवा के द्वारा। जो बीज छोटे, हल्के और पंखदार होते हैं, हवा के द्वारा दूर दूर तक चले जाते हैं। जो हल्के होते हैं, जो छोटे होते हैं और जो पंखदार होते हैं, वो क्या होता है? हवा के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं, दूर से दूर। उसका उदाहरण क्या है? सहजन के बीज, कपास के बीज, सूरजमुखी के बीज और मोपील के बीज, मेपील के बीज। दूसरा जल के द्वारा। दूसरा क्या है? जल के द्वारा। आपका पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे नारियल, नारियल का जो संचरण होता है एक जगह दूसरी जगह, वो क्या होता है? उसकी बनावट ऐसी है कि वो पानी में तैरता है। तो पानी के द्वारा भी बहुत सा बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तीसरा जंतुओं द्वारा। जीव जंतुओं से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप गौर करते हो कभी कभी जब मैदान में क्रिकेट खेलते हैं या कुछ ग्राउंड तरफ जाते हैं, मैदान में जाते हैं, तो बहुत सा आपके कपड़ों में बहुत सा पौधों का फल या बीज चिपक जाता है। तो उसी प्रकार जंतुओं में भी चिपक जाता है, जीव जंतुओं से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे क्या है? जेथियम और उरेना। जेथियम और उरेना उसका उदाहरण है। तो जंतुओं के द्वारा। पहला किसके द्वारा फैलता है? बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं द्वारा देख लिए। अब चौथा हम लोग देखेंगे फलों के विस्फोटन द्वारा। फलों के विस्फोट के द्वारा। यहां देखिए कई पौधों के फल परिपक्व होने के बाद झटके से फट जाते हैं। झटके से क्या होते हैं? फटते हैं, जिससे उनके भीतर के बीज कुछ दूरी पर बिखर जाते हैं। जैसे सेम, मटर, चना, मूंग। तो 4 प्रकार की विधियां हैं बीजों का प्रसार होने में, संचरण होने में। पहला आप देखें क्या? हवा के द्वारा। दूसरा जल के द्वारा, पानी के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, और चौथा फलों के विस्फोट के द्वारा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? चलिए उसको देखते हैं। क्या विशेषताएं हैं? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का छोटा, बराबर तथा बड़ा तीनों हो सकता है। जो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो क्या होगा? उल्टा होगा। साथ में वस्तु के आकार से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब जब वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत नज़दीक रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में बना वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? आपका उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, बराबर, बड़ा तीनों हो सकता है, लेकिन यदि वो आभासी बनता है तो क्या होगा? हमेशा सीधा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। यही अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, अंतिम सवाल पे चलते हैं हम लोग। अंतिम सवाल है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताएं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के दो उपयोग, क्या यूज है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उसको बताना है। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण के 2 उपयोग। अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है? दांत के डॉक्टर के यहाँ उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दांत के डॉक्टर को। वो दांत के डॉक्टर क्या करते हैं? जब अवतल दर्पण को से देखते हैं तो छोटे छोटे चीज़ भी क्या बड़े दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? बड़ा दिखाई पड़ता है। साथ में नाई के दुकान में
आपका नाई के दुकान में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सैलून में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है ताकि हजामत बनाने में, शेविंग करने में सुविधा होती है। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। देख लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में होता है। और दूसरा होता है गलियों एवं बाजारों में लगे लैंपों में, लैंप पोस्टों में। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हो रहा है? दांत के डॉक्टर के यहाँ, नाई के दुकान में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ हो रहा है? गाड़ियों के साइड मिरर में। और दूसरा गलियों और बाजारों में लगे लैंपों में। दोनों दर्पणों का उपयोग बता दिए। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।